नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज करके जेल में ही डाले रखने की योगी सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त झटका दे दिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी मुकदमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी, बल्कि योगी सरकार की एसआईटी को भी भंग कर दिया। यह जमानत 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद जुबैर के ट्वीट्स की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन कर दिया था। इतना ही नहीं, जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 मामलों को उससे छीनकर एक साथ क्लब करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको याद होगा, इसके एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जुबैर पर तुरंत कार्रवाई न करने को कहा था। सर्वोच्च अदालत ने यूपी पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोहम्मद जुबैर पर सभी एफआईआर एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में उनको रिमांड पर लिया जाता है, फंसाया जाता है। हम इसको समझते हैं और यह बात ठीक नहीं है। आपको पता ही होगा कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। ये मामले दिल्ली, सीतापुर, हाथरस, लखीमपुर, चंदौली में दर्ज किए गए थे। इन दिनों वो हाथरस जेल में बंद थे। जिस ट्वीट के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो ट्वीट उन्होंने 18 में किया था। कोर्ट ने एक सुनवाई पर पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा था कि हवाई बात मत कीजिए, आप बताइए कि इस ट्वीट की वजह से कितने लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आपने उनके बयान कहाँ लिखे हैं? सब कुछ खुद ही तय कर लेंगे क्या? आपको बता दें कि जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल न दी होती तो जुबैर कम से कम 27 जुलाई तक जेल में ही रहने वाले थे। अब जरा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले दिनों में यह फैसला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या सरकार पर सवाल उठाने वालों के लिए अदालत में नसीर बनने वाला है, गिरफ्तारी की सूरत में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत देते हैं, तो यूपी पुलिस ने शर्त लगाने की बात की, अपील की कि उन्हें जमानत के दौरान न लिखने को कहा जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यह क्या बात हुई? हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि क्या लिखे? इस पर यूपी पुलिस की ओर से पेश हुई वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि यह बार बार कहा जाता है कि आरोपी पत्रकार है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। आरोपी खुद को फैक्ट चेकर कहता है। फैक्ट चेकिंग की आड़ में आरोपी दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ पोस्ट करता है। गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि जुबैर को ट्वीट्स करने के लिए पैसे मिलते हैं। जितने अधिक दुर्भावनापूर्ण ट्वीट होते हैं, उतना अधिक पैसा जुबैर को मिलता है। वो जानबूझकर ऐसे ट्वीट पोस्ट करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है। यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद दलील देती हैं कि जुबैर ने पूछताछ में कबूला कि ट्वीट करने के बदले उसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले बजरंग मुनि पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी इसने उसकी पोस्ट वायरल कराई। मतलब यूपी पुलिस अदालत से यह कहलवाना चाहती थी कि घिनौनी करतूतों पर कार्रवाई के बाद आरोपी का जिक्र करने पर पाबंदी होनी चाहिए। कोर्ट ने इन सारी दलीलों को धो पोंछ कर किनारे कर दिया। उसने उल्टा पुलिस को नापते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मोहम्मद जुबैर के ट्वीट से जुड़ा कोई नया मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच भी दिल्ली पुलिस की टीम ही करेगी। सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा
कि जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली केस में हमें 15 जुलाई को बेल मिल चुका है, अब हाथरस में सुनवाई होनी है। फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है। ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है। एक ही मामले में आदमी कहां कहां पेश होगा, कहां कहां वकील करेगा और कहां कहां दलील देगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मामले दिल्ली में चलेंगे। हम यूपी की एसआईटी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हैं। अब रही बात दिल्ली पुलिस की, तो उसी ने 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में जुबैर के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्हें पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस दौरान कहा था कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है। आरोपी ने मोबाइल से बहुत सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिस वजह से जांच में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इतना ही नहीं, आरोपी प्रावदा मीडिया हाउस का डायरेक्टर भी है, इसलिए उसे छोड़ा ना जाए। आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 जून को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले से 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया था कि वो मामले को कैसे देख रहा है। कोर्ट ने कहा था कि जुबैर के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होना परेशान करने वाला है। हाथरस में 2, लखीमपुर में 1, सीतापुर में 1, गाजियाबाद में 1 एफआईआर और इसके अलावा दिल्ली में भी एफआईआर। सारी एफआईआर की भाषा एक जैसी है। उन्हें सीतापुर मामले में जमानत मिली है, इसके बाद दिल्ली केस में उन्हें जमानत मिली, तब तक अगली एफआईआर हो गई। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किसी भी एफआईआर में कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और अब अंतरिम जमानत का फैसला। लेकिन सवाल जुबैर का नहीं है साहब, सवाल है सिस्टम पर सवाल उठाने वालों के सरकारी उत्पीड़न का। और इस जद में केवल पत्रकार नहीं है, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे वकील भी हैं, आनंद तेलतुंबड़े जैसे विश्वविख्यात प्रोफेसर भी हैं, सुधा भारद्वाज जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, हिमांशु कुमार जैसे गांधीवादी भी हैं, सफूरा जरगर और नताशा नरवाल जैसी छात्राएं भी हैं और फादर स्टेन स्वामी जैसे बुजुर्ग धार्मिक गुरु भी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उछाले जा रहे नारों के शोर में नरक भोग रहे इन तमाम लोगों का अपराध केवल इतना है कि इन्होंने उन हाशिए के लोगों की जुबान बनने की कोशिश की जिनके लिए कोई नहीं बोलता और जिन्हें दमन के बुलडोज़र के नीचे कुचला जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।